तो आज हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दुनिया में उतर रहे हैं और खास तौर पे मोनोलिथिक बनाम माइक्रो सर्विसेज इस पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डेवलपर्स काफी सोचते हैं। मतलब जब भी कोई नया सिस्टम बनाना हो या पुराने को सुधारना हो। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य है कि इन दोनों आर्किटेक्चर्स को ठीक से समझें, इनके प्लस माइनस पॉइंट्स देखें और ये जाने कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेहतर है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये वो पारंपरिक तरीका है जिसमें पूरा ऐप एक ही कोड बेस में होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बड़ी बिल्डिंग हो जहां सब कुछ एक ही जगह है। यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस, सब एक साथ। अच्छा। और सोर्स बताते हैं कि इसका एक फायदा है सादगी शुरू में। हाँ, मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटी टीमों के लिए डेवलपमेंट शायद आसान होता है। एग्जैक्टली। डेवलप करना, डिप्लॉय करना दोनों अक्सर तेज होते हैं क्योंकि सभी की शो पर है ना। और डिप्लॉयमेंट भी सीधा साधा, बस एक पैकेज उठाया और सर्वर पर डाल दिया। जी। सोर्स ये भी कहते हैं कि अंदरूनी फंक्शन कॉल्स की वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, हाँ, डायरेक्ट कॉल्स होते हैं, नेटवर्क का चक्कर नहीं। और डीबगिंग वो भी थोड़ी आसान। क्योंकि सब कुछ एक ही जगह है, ट्रेस करना आसान। सही। लेकिन इस सादगी की एक कीमत भी है। मोनोलिथ में मतलब एक रिस्क रहता है रिस्क? कैसा रिस्क? कि अगर एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम आई, कोई बग आ गया या कोड ठीक नहीं लिखा, तो वो पूरे सिस्टम को धीमा कर सकता है या क्रैश भी कर सकता है। ओह, अच्छा। और स्केलेबिलिटी, वो तो एक बड़ा मुद्दा सुना है मैंने। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए ऐप का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे पेमेंट वाला पार्ट, उस पर लोड बढ़ गया, तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन स्केल करना पड़ेगा, सिर्फ उस छोटे से हिस्से के लिए भी। ये रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं है ना? हाँ, ये तो है। और जैसे जैसे ऐप बड़ा होता है, कोड बेस भी तो कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। बिल्कुल। फिर कोई भी चेंज करना वो रिस्की हो जाता है क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, टाइटली कपल्ड जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह बदलाव करो तो कहीं और कुछ गड़बड़ होने का डर। हाँ, और एक और बात, पूरी टीम एक ही टेक्नोलॉजी स्टैक से बंध जाती है। मान लीजिए सब कुछ जावा में है। अब अगर किसी नए फीचर के लिए कोई दूसरी शायद बेहतर टेक्नोलॉजी जैसे Node.js इस्तेमाल करनी हो तो वो मुश्किल हो जाता है। ओके, इससे फिर डेवलपमेंट स्लो भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसी के जवाब में फिर माइक्रो सर्विसेज आए। यहाँ कहानी अलग है। हाँ, यहाँ पूरा फंडा ही अलग है। एप्लीकेशन को कई छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। छोटी छोटी सर्विसेज जैसे यूजर मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस, प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए दूसरी, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए तीसरी, हर एक अपना खास काम करती है। अच्छा, और ये आपस में बात कैसे करती हैं? नेटवर्क के जरिए, एपीआईज का इस्तेमाल करके। हाँ, सुना है। तो इसका फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। अब अगर सिर्फ ऑर्डर सर्विस पर लोड ज्यादा है, तो आप सिर्फ उसी सर्विस को स्केल करेंगे, पूरे ऐप को नहीं। ये तो काफी एफिशिएंट लगता है। और सोर्स ये भी बताते हैं कि टीमें इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। एक टीम यूजर सर्विस पर काम कर रही है, दूसरी पेमेंट सर्विस पर। वो अपनी टेक्नोलॉजी भी चुन सकती है। एक टीम जावा यूज कर सकती है, दूसरी पाइथन या गो। वाह, इससे तो डेवलपमेंट तेज हो सकता है। हो सकता है, हाँ। और सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट मतलब मजबूत बनता है। अगर एक सर्विस मान लीजिए कुछ देर के लिए बंद भी हो गई, तो पूरा ऐप बंद नहीं होगा। उम्मीद तो यही रहती है, बाकी सर्विसेज चलती रहेंगी। ऐप शायद पूरी तरह काम ना करे, पर पूरी तरह ठप नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, क्या इसमें कोई चुनौती नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, आपको बहुत सी नई चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे सर्विस डिस्कवरी, सर्विसेज एक दूसरे को ढूंढेंगी कैसे, एपीआई गेटवे चाहिए होता है, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ये सब भी। बिल्कुल। क्योंकि अब लॉग्स एक जगह नहीं, कई जगहों पर बिखरे होंगे, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करना और मॉनिटर करना जरूरी है। और डीबगिंग, वो तो मुश्किल हो जाती होगी। हाँ, वो वाकई एक चैलेंज है। सोचिए एक यूजर रिक्वेस्ट आई, वो 4-5 अलग अलग सर्विसेज से होकर गुजरी। अब अगर कहीं कोई एरर आया, तो पता लगाना कि कहाँ आया, ये मुश्किल है। मोनोलिथ के मुकाबले तो काफी मुश्किल। और नेटवर्क पर बातचीत होती है तो लेटेंसी मतलब देरी, वो भी एक फैक्टर है। एक और बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है सोर्सेज में, डेटा कंसिस्टेंसी। ओ हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हर सर्विस का अपना डेटाबेस हो सकता है, तो ये पक्का करना कि डेटा सब जगह सही और अपडेटेड रहे, खासकर ट्रांजैक्शंस के वक्त। ये बहुत मुश्किल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस मैनेज करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसके लिए अलग पैटर्न और टेक्नोलॉजीज हैं। तो मतलब दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं,
तो फिर चुनाव कैसे करें? कब मोनोलिथ, कब माइक्रो सर्विसेज? सोर्स क्या कहते हैं इस पर? सोर्स कुछ गाइडलाइंस देते हैं, जैसे अगर आप एक MVP बना रहे हैं, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या कोई स्टार्टअप है जिसे जल्दी से मार्केट में आना है। हाँ, तो मोनोलिथ अक्सर बेहतर होता है। बनाना और बदलना तेज होता है शुरू में। लेकिन अगर सिस्टम बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है और लंबे समय तक चलने वाला है, जिसे स्केल करना पड़ेगा, तब माइक्रो सर्विसेज बेहतर हैं। वो स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस में आसानी देते हैं लॉन्ग टर्म में। और टीम साइज का भी फर्क पड़ता है। छोटी टीम के लिए मोनोलिथ, हाँ, क्योंकि वर्क फ्लो सिंपल रहता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, कई सारी टीमें हैं, तो माइक्रो सर्विसेज उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने देता है पैरेलल में। बिल्कुल। सोर्स में डेवलपर्स के लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि माइक्रो सर्विसेज से शुरुआत मत करो। हाँ, ये बहुत कॉमन एडवाइस है। कहते हैं कि मोनोलिथ से शुरू करो। जब मोनोलिथ की दिक्कतें, उसकी सीमाएं आपको सच में परेशान करने लगें, तब माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ने का सोचो। मतलब प्रॉब्लम आने पर उसे सॉल्व करने के लिए माइक्रो सर्विसेज अपनाओ, न कि पहले दिन से ही। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फैसला नहीं है। ये आपकी टीम कैसी है, कंपनी का कल्चर कैसा है, भविष्य के प्लान्स क्या हैं, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा सोर्स में इशारा किया गया है, कि क्या हम किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में उसे कितना स्केल करना पड़ेगा, खासकर जब बिजनेस खुद ही बदल रहा हो, इवॉल्व हो रहा हो? ये बहुत मुश्किल सवाल है। शायद नहीं लगा सकते। सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए ये फैसला एक बार का नहीं है। ये